नंबर 19 क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग साइज ऑफ बिजनेस। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे, इसलिए दोनों मीडियम के लिए ठीक है सर। व्यवसाय का आकार मापने की विधियाँ, ये है लेक्चर 19 ठीक है ना, और यूनिट 3 चल रहा है हमारा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं, पूरा देखेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सर क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया का मतलब होता है मापने का एक आंक, ठीक है, एक आंकलन जिसे करते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? मेथड क्या होता है? इसको हम लोग एक सीधे शब्द में कहे तो मेथड क्या होता है? सुनो मेरी बात, क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है सर? मेथड, तरीका, ठीक है। तो बिजनेस के साइज को मापने का तरीका क्या है? बिजनेस जो व्यापार है उसके आकार को, व्यापार के आकार को मापने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला है सेल्स रिवेन्यू। अगर व्यापार में कितना सेल हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग व्यापार को मापते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट, व्यापार में कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके आकलन पर हम मापते हैं कि व्यापार कितना बड़ा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, व्यापार में कितने एम्प्लॉय है, बिजनेस में कितना एम्प्लॉय है, उसके हिसाब से हम लोग बिजनेस को आंकते हैं। चिंता नहीं कीजिए, पूरा देखेंगे, अभी मैं केवल हेडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर कितना है व्यापार में, वो भी उसके हिसाब से भी देखना हो, ठीक है। सब कुछ बताएंगे अच्छे से क्या होता है मार्केट शेयर, चिंता नहीं करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसके हिसाब से मार्केट में, उसके हिसाब से पता लगता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन कितना है मार्केट का, उसके हिसाब से पता चलता है। एंड लास्ट है अदर मेथड, बहुत सारे अदर मेथड होते हैं। तो 7 मेथड देखेंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, तो बने रहिएगा। सबसे पहले सर हम क्या करते हैं, हिंदी मीडियम में शुरू करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। व्यवसाय का आकार मापने की विधियाँ। हम किसी व्यवसाय के आकार को कई तरीकों से माप सकते हैं। कई कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है इसका पता लगाने के सबसे समान तरीके यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला है बिक्री राजस्व। किसी निश्चित समय विधि में कंपनी की जो बिक्री का मूल्य आमतौर पर एक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होता है, या 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। छोटे व्यवसाय का जो बिक्री होता है राजस्व बहुत कम होगा, क्योंकि उनके पास बिक्री के लिए कम उत्पाद उपलब्ध है और कम ग्राहक है। बड़े व्यवसाय को उत्पाद बेचने की बहुत अधिक आय होगी। साथ ही कोई व्यवसाय जितने बड़े बाजार में सेवा प्रदान करता है, व्यवसाय द्वारा उतना ही अधिक राजस्व अर्जित करने की संभावना होती है। व्यवसाय अपने सामान और सेवाओं को बेचकर जितना पैसा कमाता है उसका उपयोग अक्सर उसी उद्योग में व्यवसाय के आकार की तुलना करने के लिए किया जाता है कि कितना व्यवसाय आकार में बड़ा है। एक ही व्यवसाय गतिविधियों के संचालन में शामिल 2 या 2 से अधिक व्यवसाय की तुलना करते समय बिक्री राजस्व को व्यवसाय माप के रूप में उपयोग करना एक अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए निसान और टोयोटा जैसे 2 कार निर्माता है, ठीक है। ऐसे इसलिए क्योंकि वे दोनों उत्पादन के एक ही चरण में एक प्रकार का उत्पादन करते हैं। 2 अलग अलग उद्योग जैसे कार उत्पादक और बेकरी में कंपनी की तुलना करना बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एक जैसा काम होगा तभी हम तुलना कर पाएंगे। तुलना एक ही चीज़ का होता है ना, इंसान को इंसान से तुलना कर सकते हैं, इंसान को जानवर से तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जैसे कार बनाना और बेकरी करना दोनों अलग अलग काम है, तो अच्छी तरह से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे उत्पादन के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। कार कंपनी एक महीने में लाखों कार का अधिक उत्पादन करने के लिए स्वैच्छित उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करती है, जबकि बेकरी बेच का उपयोग करती है केवल 1 महीने में कुकीज़ में कई बेच या कुछ जन्मदिन केक बनाने के लिए उत्पाद या कार उत्पादन। इसके अलावा मध्यम वर्ग की कारों और स्थानीय पेस्ट्री के लिए बाजार का आकार अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे समझिए कोई कार, जो कार है, ठीक है, जैसे मान लो ये कार है सर, ठीक है, मान के चलो क्या है सर, ये कार है, ठीक है। और ये कार कितना बनाया जाएगा सर, पूरे महीना में 40 बनाया गया, ठीक है। पूरे महीने में कितना बनाया गया सर, 40 बनाया गया। और जो बेकरी है, और हैप्पी बर्थडे वाला जो केक बनता है बेकरी है, वो पूरे महीने में कितना बनाया गया, 500। तो सर बोलिए कंपेयर कर सकते हैं क्या, कहाँ कार है, कहाँ कार है और कहाँ बेकरी है? तो सर हम बोलेंगे कि कार की जो बिजनेस है और बेकरी की जो बिजनेस है उसमें कौन बड़ा है, बेकरी बड़ा है। ऐसे होता है क्या कि बेकरी तो सर वो क्या है, छोटा प्रोडक्शन है ना, उसमें छोटा प्रोडक्शन है, छोटा उत्पादन है, तो हम बढ़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बड़ा उत्पादन है, बड़ी बड़ी कारें बनती हैं, महीने में 40 बनी है, तो हम ऐसे इसके हिसाब से नहीं बता पाते हैं। इसके हिसाब से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस है। कंपेयर करना है तो कार को कार से कीजिए। मान लीजिए ये कार 40, ये जो कार की कंपनी है वो 40 करती है, और एक और कार कंपनी है वो 60 करती है, तब हम कंपेयर लगा सकते हैं कौन बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर बोल रहा है
यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, वो तो था सर कि बेचने पर कितना बेचते हो उसके हिसाब से पता लगा पाएंगे। मुनाफा, एक प्रॉफिट के हिसाब से पता लगा पाते हैं कितना उसको कितना बड़ी कंपनियां हैं। किसी निश्चित समय अवधि में कंपनी के लाभ की राशि आमतौर पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होती है। छोटे व्यवसाय को बहुत कम लाभ होगा, जबकि बड़े व्यवसाय से बहुत अधिक लाभ होगा। लाभ बिक्री राजस्व और कुल लागत के बीच का जो भी अंतर होता है उसी से हम लोग मुनाफा निकालते हैं। कर्मचारियों की संख्या, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा कर्मचारी होगा। मतलब सर जितना कर्मचारी होगा उसके हिसाब से हम आकलन कर सकते हैं कि कितना बड़ा उसका व्यापार है। किसी निश्चित समय में व्यवसाय से काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, एक छोटी सी दुकान जैसे केवल एक मात्र जो व्यापारी होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है और उसका परिवार चलाता है, उससे छोटा व्यवसाय माना जाता है। कई कर्मचारियों को रोजगार देने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक बड़ा व्यवसाय होने की संभावना है। बड़े व्यवसाय आमतौर पर एक ही उद्योग में छोटे व्यवसाय की तुलना में कई अधिक कर्मचारियों को रोजगार देते हैं। उदाहरण के लिए एक अस्थायी सुविधा स्टोर और एक बड़ा राष्ट्रीय सुपरमार्केट, ठीक है। हालांकि जो दो व्यवसाय हैं अलग अलग संख्या में कर्मचारियों को नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समान या समान स्तर का उत्पाद जो करते हैं, इसलिए यह वर्गीकरण भ्रामक हो सकता है। एक व्यवसाय दूसरे की तुलना में अधिक मशीनरी का उपयोग कर सकता है। आमतौर पर स्वचालित उत्पादन वाली फर्म की पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने वाली कंपनी की तुलना में बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी। उसके बाद बात करेंगे बाजार हिस्सेदारी। कंपनी के बिक्री राजस्व का मूल्य किसी बाजार हिस्सेदारी मतलब बाजार में कितना हिस्सा है। मतलब समझिए कि आप बेच रहे हो बिस्कुट, बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो सर? बिस्कुट। ये बाजार है, इस बाजार में खाने वाले लोग हैं, ठीक है, खाने वाले लोग हैं ये। ऐसा तो नहीं होगा कि केवल बिस्किट आप ही बेच रहे हो और भी बेच रहा है। तो मतलब ये सभी जो बिस्किट खाने वाले लोग हैं, ये सभी जो बिस्किट खाने वाले लोग हैं, ये कितने लोग आपसे खरीद रहे हैं। मान लीजिए इसमें से 60% लोग आपसे बिस्किट खरीदते हैं, आपका बिस्किट खरीदते हैं, तो बाज़ार में आपकी हिस्सेदारी 60% है। अब बात में समझ में आया बात समझ में आया कि नहीं? फटाफट से बताना है सर आप लोगों को हिस्सेदारी। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, बाजार हिस्सेदारी निकालने का फॉर्मूला है। बाजार हिस्सेदारी निकालते कैसे हैं? किसी व्यवसाय की कुल बिक्री कितनी है, मान लीजिए एक व्यवसाय की कुल बिक्री है 4000 को डिवाइड कर दीजिए संपूर्ण उद्योग की कुल बिक्री। किसी व्यवसाय की कुल बिक्री कितनी है और संपूर्ण उद्योग की कुल बिक्री कितनी है, ठीक है, वैसे निकालना सिखाएंगे। रुक जाइए। कुल बाजार का हिस्सा जितना बड़ा होगा, कुल बाजार का जो हिस्सा जितना बड़ा होगा, ये बाजार है ना, उतना बड़ा व्यवसाय उसी बाजार में अन्य व्यवसाय की तुलना कर रहे होंगे। प्रतिशत जितना छोटा होगा, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर 60%, प्रतिशत जितना छोटा होगा व्यवसाय उतना ही छोटा होगा। मान लीजिए कोई व्यापार 2% है, 2% शेयर है, उतना व्यापार छोटा है, 60% उतना बड़ा है, क्योंकि बाजार में अन्य व्यवसाय की तुलना पर इसकी जो हिस्सेदारी है वो कम होगी। मान के चलिए कि जितना है उसको हम 100% मांगते हैं, ठीक है, तो 100% में हिस्सेदारी एक का 10% है, किसी का 60% है, किसी का 20% है। तो सबसे बड़ा बिस्किट का सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ा बाजार कौन है, सबसे बड़ा बिजनेस कौन कर रहा है, और सबसे बड़ा आकार व्यवसाय का कौन है, जो 60% हिस्सेदारी ले रहा है। 30% हिस्सेदारी और 10% हिस्सेदारी जो ले रहा है वो सबसे छोटा व्यवसाय उसका माना जाएगा। समझ रहे बात को? एक तरह से कैसे निकालना, मान के चलिए पूरे बाजार में 1000 पर्सन है खरीदने वाले, और आपके कितने खरीद रहे हैं? 200 खरीद रहे हैं। तो 1000 में से क्या करना है आपको, 1000 में से 200 खरीद रहे हैं, तो कितना हिस्सा आपका खरीद रहे हैं? तो ठीक है, 200 बटा 1000 कर देंगे। किसी व्यवसाय की कुल बिक्री, आपकी बिक्री 200 है और बटा संपूर्ण उद्योग की बिक्री है 1000, ठीक है, और गुना 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। देखिए निकाल के 5 आएगा और ये 5 से, मतलब 20% आपकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। तो आपका जो बाजार है, आपका जो व्यापार है वो छोटा व्यापार है। हालांकि ये उपाय भ्रामक भी हो सकता है। जैसे आइए 3 अलग अलग कंपनियां एक नज़र डालें कि अलग अलग उद्योग में काम करती है कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। अलग अलग कंपनियां एक नज़र डालते हैं, ठीक है। कंपनी ए के पास 15% हिस्सेदारी है, कंपनी बी के पास 80% हिस्सेदारी है, कंपनी सी के पास 5% हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर 100% हो गया। 15% जो बाजार हिस्सेदारी है उसकी जो कुल बिक्री है वो 5 लाख $US है। कंपनी बी के पास 80% है, वो 50,000 $US है, और कंपनी सी के पास जो बाजार हिस्सेदारी है उसके जो कुल राजस्व मतलब रेवेन्यू कितना हो रहा है, सेल कितना हो रहा है, वो 1 लाख है।
सर हमें तो पहले लग रहा था कि कंपनी बी की हिस्सेदारी ज़्यादा है तो कंपनी बी बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन जब हम सर यहाँ पर गौर करते हैं, जब हम यहाँ रिवेन्यू पर गौर करते हैं तो पता लगता है सर कि यूएस डॉलर जिसका $5 लाख है और इसका 15% है, तो सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो बाजार हिस्सेदारी है वर्गीकरण के आधार पर कंपनी बी सबसे बड़ी लग रही है। देख के आराम से समझिए, पढ़ना है तो आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 80% बाजार हिस्सेदारी यहाँ पर लग रही है, ठीक है ना। कंपनी बी सबसे बड़ी यहाँ पर लग रही है क्योंकि इसकी जो बाजार हिस्सेदारी 80% है। वास्तव में जो इसकी जो बाजार हिस्सेदारी है वो बहुत अधिक है और वास्तव में यह इस उद्योग में जो अग्रणी है वो हालांकि बिक्री राजस्व के मूल्य पर आधार पर जो कंपनी बी उन तीनों कंपनी में सबसे छोटी है। आप देखेंगे हिस्सेदारी तो 80% ले रही है, हिस्सेदारी जो 80% ले रही है, लेकिन जो राजस्व है, जो रिवेन्यू है वो मात्र $50,000 है और यहाँ पर इसका 5 लाख और इसका 1 लाख है, मतलब सबसे छोटी ये रिवेन्यू के हिसाब से है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी बी कंपनी सी से बहुत बड़ी है क्योंकि जो इसकी हिस्सेदारी है वो बाजार हिस्सेदारी क्या है वो 20 गुना बड़ी है, लेकिन कंपनी सी के बिक्री राजस्व का मूल्य यूएस डॉलर 1 लाख है और कंपनी के बी जो डॉलर है वो 50,000 से 2 गुना है। तो कंपनी बी बाजार हिस्सेदारी के अनुसार कंपनी सी से बड़ी है, लेकिन कुल बिक्री राजस्व वर्गीकरण के अनुसार छोटी है। कौन? कंपनी बी। तो कंपनी बी तो देखिए हिस्सेदारी में सबसे बड़ी है, लेकिन अगर राजस्व के बिक्री के अगर हिसाब से देखें तो वो सबसे छोटी है ना। और कंपनी ए क्या हो, अगर राजस्व के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी है ना। और कंपनी सी भी अगर राजस्व के हिसाब देखें तो कंपनी ए से छोटी है लेकिन कंपनी बी से बड़ी है। और सबसे छोटी किसमें है? बाजार के हिस्सेदारी के हिसाब से है। समझ रहे बात को? महत्वपूर्ण बात समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुल बाजार का जो आकार वो छोटा होता है तो जो उच्च बाजार होता है, तो जो उच्च बाजार हिस्सेदारी जो होती है वो एक बड़ी फर्म का संकेत नहीं देगी। समझिए बात को, कुल बाजार का जो आकार छोटा होता है, कुल बाजार का जो आकार है वो छोटा है, मतलब 5% है, तो उच्च बाजार हिस्सेदारी एक बहुत बड़ी फर्म का संकेत नहीं देगी। यह कंपनी बी का मामला है। पूरे बाजार का जो कुल मूल्य जहां कंपनी बी संचालित होती है वह केवल 62,500 होगा, जबकि पूरे बाजार का जो कुल मूल्य जहां कंपनी सी संचालित होती है वो कितना है? 2 मिलियन है, मतलब ठीक है, मतलब 20 लाख है, ठीक है, के बराबर है। समझ रहे बात को? व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में निवेश किए गए नियुक्ति फर्म। चलिए यहाँ तक आपने क्या समझा कि अगर हम बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तब तो बी बड़ा है, अगर हम बाजार हिस्सेदारी से देखें तब तो बी बड़ा है, लेकिन अगर हम बिक्री राजस्व के हिसाब से देखें, बिक्री राजस्व के हिसाब देखा जाए, बिक्री राजस्व के हिसाब देखा जाए तब तो सर कौन बड़ा है? ए बड़ा है, ए कंपनी बड़ा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? बाजार हिस्सेदारी से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन बड़ा है सर? यहाँ पर तो बी ही बड़ा है। तो अलग अलग हिसाब से देखना, अलग अलग के क्राइटेरिया मेथड है ताकि हम पता लगा पाए कि बाजार कितना बड़ा है, मतलब व्यवसाय कितना बड़ा है, ठीक है। चलिए 5वां मेथड है नियोजित पूंजी। नियोजित पूंजी क्या होता है आइए समझिए। व्यवसाय को चलाने के लिए जो व्यवसाय में निवेश किए गए नियुक्ति फर्म के दीर्घकालीन वित्त का मूल्य है। दीर्घकालीन निवेश के लिए आवश्यक पूंजी का उपयोग किसी व्यवसाय के लिए सामान उत्पादक करने और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए भूमि, परिसर, मशीनरी, उपकरण और औजार। नियोजित पूंजी, अर्जित पूंजी, शेयर पूंजी प्लस दीर्घकालीन देनदारियां, ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो बनता है नियोजित पूंजी, ठीक है। आमतौर पर व्यवसाय जितना बड़ा होगा व्यवसाय में उतनी ही अधिक पूंजी लगाई जाएगी। एक छोटा व्यवसाय लंबी अवधि में उसी उद्योग में बड़े व्यवसाय की तुलना में कम पूंजी निवेश करेगा। छोटी कंपनियां अपने परिचालन में बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने का जोखिम नहीं उठा सकती है क्योंकि कम संपत्ति वाले छोटे व्यवसाय के लिए बड़ा बैंक ऋण लेना मुश्किल हो जाता है और कोई भी निवेशक छोटे अलोकप्रिय व्यवसाय में निवेश नहीं देगा, ठीक है। चलिए अब ये सब ऐसे ही यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अब बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देखते हैं। आम जनता को जारी किए गए कंपनी के सभी शेयरों का जो कुल मूल्य होता है, इस पद्धति का उपयोग केवल सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के लिए किया जाता है। ऐसे व्यवसाय जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर आधारित होता है, जैसे NSE जो BSE होता है, NSE और BSE बोर्ड है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है कोई जो कंपनी का। इसकी गणना जो होती है निम्न सूत्र का उपयोग होता है। ये फॉर्मूला है, बाजार पूंजीकरण इज इक्वल टू वर्तमान शेयर मूल्य कितना है, मतलब एक शेयर का दाम मतलब 17 रुपये है, तो वही वर्तमान शेयर मूल्य हुआ, गुना जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या। कितना जारी किया? हमारे लिए 10 शेयर करता है, तो ये हुआ बाजार की पूंजीकरण। समझ रहे बात को?
हालांकि क्योंकि शेयरों की जो कीमत होती है वो हर दिन बदलती रहती है, घटते बढ़ती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए तुलना का यह रूप बहुत स्थिर नहीं है। वस्तुतः हमें किसी कंपनी के शेयर मूल्य में अस्थायी लेकिन तेज गिरावट के कारण प्रतिदिन बाजार पूंजीकरण की पुनर्गणना करने की आवश्यकता हो सकती है। तो हमें बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, जिससे ये अचानक कल की तुलना में बहुत छोटा हो सकता है। मतलब आज बड़ा था, कल छोटा हो गया। अगर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से हम लोग व्यवसाय की देखेंगे कि वो छोटा है या बड़ा है। अगला है व्यवसाय के आकार को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य विधियाँ। व्यवसाय के आकार को मापने के लिए अन्य तरीके बहुत उद्योग विशिष्ट हैं। वे सुपरमार्केट और खुदरा विक्रेताओं के लिए कुल फ्लोर स्पेस है, स्कूलों के लिए छात्रों और कक्षाओं की संख्या, अस्पतालों के लिए डॉक्टर और ऑपरेटिंग कमरों की संख्या, या होटल के कमरों और होटल और गेस्ट हाउस के लिए अतिथि बिस्तरों की संख्या हो सकते हैं। तो उससे पता चलता है कितना बड़ा है, कितना बड़ा रूम है, कितना बड़ा हुआ, उसके हिसाब से हम दर्शकों की सीटों या अपनी अपनी राष्ट्रीय टीमों के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या के संदर्भ में उनके स्टेडियमों के आकार को देखकर भी फुटबॉल क्लबों को आकर के माप सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए हम किसी कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में मौजूद उत्पादन की संख्या, उन देशों की संख्या जहां कंपनी संचालित होती है, प्रचार पर खर्च या यहाँ तक कि आपूर्तिकर्ताओं की संख्या भी विचार कर सकते हैं। तो ये तो हिंदी में। चलिए इंग्लिश में देखते हैं फटाफट से। इंग्लिश में देखते हैं क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग ऑफ बिजनेस साइज। सबसे पहले है सेल्स रेवेन्यू पे। सेल्स रेवेन्यू बोलिए मतलब कितना रेवेन्यू हो रहा है उसके हिसाब से बांटते हैं। तो जो वैल्यू होता है कंपनी का, वो सेल्स किया जाता है टाइम पीरियड पर, यूजुअली 1 ईयर होता है, जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक। स्मॉल बिजनेस विल हैव ए मच लोअर सेल रेवेन्यू होता है बिकॉज दे हैव लेस प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल एंड लेस कंज्यूमर। लार्ज बिजनेस होता है विल हैव मच लार्जर अर्निंग फॉर सेलिंग प्रोडक्ट होता है। ऑल्सो द लार्जर द मार्केट ए बिजनेस सर्वर, द मोर रेवेन्यू द बिजनेस इज लाइकली टू अर्न। The amount of money business earn from selling their goods and services is often used to compare the size of businesses in the same industry. Using sale revenue as a business measurement is a good way. तो जो सेल रेवेन्यू होता है वो गुड वे होता है, तरीका होता है। ये 2 या 2 से अधिक बिजनेस को संभाला, जैसे निसान और टोयोटा का 2 गाड़ी है, ठीक है, ठीक है, और ये है अपना कार, ठीक है। मतलब एक तरह से मैंने बता दिया है गाड़ी। तो 2 कार है, इस दोनों कार का हम लोग कंपेयर करेंगे कि कितना वो रेवेन्यू कमा रही है, सेल्स कर रही है, उसके हिसाब से हम लोग बिजनेस को बांटते हैं। अगला बात है प्रॉफिट। प्रॉफिट के हिसाब से बांटा जाता है। प्रॉफिट के हिसाब से बिजनेस को बड़ा और छोटा, बिजनेस को बड़ा या फिर छोटा बतलाया जाता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद है नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कितना है, एम्प्लॉय की संख्या कितनी है, एम्प्लॉय की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से भी बिजनेस को आंकला जाता है ना। तो एम्प्लॉय की संख्या जितनी रहेगी उसके हिसाब से भी बिजनेस को आंका जाएगा, ठीक है। जैसे सोल ट्रेडर होता है, उसको बिजनेस को क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है। वहीं अगर जो अलग अलग बिजनेस है या फिर कंपनियाँ हैं वो हम लोग ज़्यादा मानते हैं। जो कंपनियाँ होती है वहाँ पर जो बिजनेस होता है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो बिजनेस एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से कंपनी को हम लोग बड़ा मानते हैं, बड़ा व्यवसाय मानते हैं, ठीक है। मार्केट शेयर के हिसाब से बता दिया। मार्केट शेयर मतलब ये मार्केट में खरीदने वाले लोग हैं, मार्केट में खरीदने वाले लोग हैं, आपसे कितना खरीद रहे हैं, आपसे कितना खरीद रहे हैं। आपसे मान लीजिए इसमें से 60% खरीद रहे हैं तो आपका मार्केट शेयर 60% हो जाएगा। इतना सिंपल से बता दिए, कोई नहीं बताएगा। मार्केट शेयर निकालने के लिए टोटल सेल्स हो बिजनेस, आपके बिजनेस में टोटल सेल्स कितना हो रहा है वो देखना होता है। टोटल सेल कितना हो रहा है उसको भागा दे दीजिए टोटल सेल ऑफ होल इंडस्ट्री। मान लीजिए पूरे मिलाकर 1000 होल इंडस्ट्री है और आपका यहाँ पर हो रहा है 200, तो क्या करेंगे 200 में से भाग लगा देंगे 1000 को, ठीक है। कितना आएगा 5, 1/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, 1/5 को परसेंटेज निकालो, 1/5 गुना 100 मतलब 20% आपका भागीदारी है। तो आपका जो बिजनेस है वो छोटा है, समझ गए। ये फॉर्मूला रख लीजिए, मार्केट शेयर इज इक्वल टू द टोटल सेल ऑफ ए बिजनेस एंड डिवाइड बाय टोटल सेल ऑफ द होल इंडस्ट्री। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। ये बता दिए थे कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, इसका मार्केट शेयर 15% है, मार्केट शेयर 80% है, मार्केट शेयर 5% है। कंपनी बी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से कंपनी ए सबसे बड़ी है, बता दिया था हिंदी में, देख लीजिएगा। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयर। कैपिटल एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयर को निकालने के लिए रिटर्न प्रॉफिट प्लस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को तीनों को जोड़ देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयर आ जाएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो समझेंगे बिग बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है ना, और अगर छोटा होगा तो स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, समझ गए। कैपिटल
एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला ये था, ठीक है। चलिए उसके बाद है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस। करंट शेयर मान लीजिए 17 रुपये है और टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किया है आपने 1000, तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, 17,000 है, हो जाएगा। कल जाकर ये 18 रुपया हो जाएगा तो उसके हिसाब से होगा। परसों जाकर आपका 19 रुपया हो जाएगा, रुक जाइए, परसों 19 रुपया हो जाएगा, फिर अचानक जाके 17 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 16 हो गया, तो घटते बढ़ते रहता है हर दिन, इसलिए हर दिन निकालना पड़ता है। सुन लो मेरी बात, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस निकालना है कि मेरा बिजनेस बिग है, लार्ज है, स्मॉल है, उसके हिसाब से निकालना है तो डेली आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो घटता बढ़ता रहता है, समझ गए। 7वां पॉइंट है अदर मेथड। दूसरा मेथड भी है बिजनेस साइज को नापने का, ठीक है। जैसे टोटल फ्लोर कितना है आपके बिजनेस में, कोई होटल है उसमें कितना बिल्डिंग है, कोई उसमें रूम कितना है, सिनेमा हॉल में कितना सीट है, इसके हिसाब से निकाला जाता है कितना बड़ा बिजनेस है। क्लास कितना है स्कूल में, उसके हिसाब से पता चलता है कितना बड़ा आपका इंडस्ट्री है, कितना बड़ा आपका बिजनेस है। तो नंबर के हिसाब से बनाया जाता है, क्वांटिटी के हिसाब से भी, यही बोल रहा है, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। क्वांटिटी के हिसाब से भी हम लोग बताते हैं कि बिजनेस लार्ज बिजनेस है या स्मॉल बिजनेस है। थैंक यू सो मच। हिंदी तो देख लिया है, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल से बताएं। और ये जो रीडिंग है इसको कर लीजिएगा, इसको लर्न करना आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको। थैंक यू।